नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका वन स्टॉप चैनल अध्ययन मैथ एंड साइंस मेनिया में। एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलते हैं मैथ्स और साइंस दोनों के लेक्चर। तो बच्चों, मैं हूं शालिनी और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं क्लास 9 फिजिक्स का ग्रेविटेशन चैप्टर। आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं बेटा, वो है थ्रस्ट, प्रेशर, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी और आर्किमिड प्रिंसिपल। ऑलराइट, तो आज के इस वीडियो में ना इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग ग्रेविटेशन के नोट्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन स्टिल मेरा ये सजेशन है कि साथ के साथ नोट जरूर करते जाना। जो भी आप सुन रहे हो, जो समझ आ रहा है, उसको अपनी लैंग्वेज में नोट करते जाना, जिससे कि कॉन्सेप्ट और बढ़िया से क्लियर होता है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है, तो मैं हूं ना, कमेंट्स में मेंशन कीजिए, कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम लिखिए और पूरी कोशिश की जाएगी आपको उसका रिप्लाई देने की। ठीक है बेटा, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, सबसे पहले यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं थ्रस्ट की। थ्रस्ट क्या होता है? देखो, जब भी किसी भी सरफेस के ऊपर जब कोई फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। ठीक है, किसी भी सरफेस के ऊपर जब कोई फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करेगा बेटा, उसे हम बोलेंगे थ्रस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये ग्लास है ये ग्लास है, ठीक है। इस ग्लास को इस हाथ के ऊपर रखा, तो अगर आप देख सकते हो तो परपेंडिकुलर फोर्स एक एक्ट कर रहा है ना, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? थ्रस्ट बोलेंगे। लड़कियां हाई हील्स पहन के निकलती हैं, तो एक परपेंडिकुलर फोर्स जो है वो सरफेस पे एक्ट कर रहा होता है, वो भी थ्रस्ट है। ऑलराइट, ठीक है, हम थ्रस्ट समझ गए कि भाई एक परपेंडिकुलर फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का जब सरफेस के ऊपर एक्ट कर रहा होता है तो उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। तो प्रेशर क्या है कि भाई सरफेस के पर यूनिट एरिया पे उस थ्रस्ट का क्या इफेक्ट है, वही प्रेशर है। इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, कि भाई पर यूनिट एरिया पे इस थ्रस्ट का क्या इफेक्ट है, वही प्रेशर कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, है ना। फोर्स, कौन सा फोर्स? इसको हम परपेंडिकुलर फोर्स बोल रहे हैं। परपेंडिकुलर फोर्स क्या होता है भाई? थ्रस्ट होता है। तो इसको हम थ्रस्ट अपॉन एरिया भी बोल सकते हैं, है ना। ओके, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा? न्यूटन, है ना। एरिया की ऐसा यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या बनी भाई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और हम इसको क्या बोल सकते हैं? न्यूटन मीटर रेज़ टू द पावर -2। ये बन गई ऐसा यूनिट। ठीक है, उसके बाद जो ऐसा यूनिट होती है प्रेशर की, उसको हम पास्कल भी बोलते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? पीए। एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनके नाम पर और उनके ऑनर में ऐसा यूनिट जो है प्रेशर की, वो पास्कल रखी गई, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, इसमें। तो इसीलिए पास्कल जो है प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या है? पास्कल। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? पीए से। अब ये जो प्रेशर है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे और एरिया पे। यानी कि ये जो प्रेशर है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स अप्लाइड अपॉन एरिया ऑफ सरफेस ओवर विच फोर्स एक्ट। यानी कि क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। फोर्स बढ़ा तो प्रेशर बढ़ा, फोर्स कम हुआ तो प्रेशर कम हुआ, बिल्कुल बोल सकते हैं। और फोर्स जो होता है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, सरफेस एरिया के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे? कि भाई एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी, और अगर एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी। यानी कि सरफेस एरिया बढ़ा तो प्रेशर कम हो गया, और अगर सरफेस एरिया कम हुआ तो प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप होती है। तो प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर पे, फोर्स अप्लाइड एंड एरिया ऑफ सरफेस ओवर विच फोर्स एक्ट्स। ऑलराइट, हमने देख लिया। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं भाई कि ये बात बोली तो कैसे बोली। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे हाई बिल्डिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो होती हैं बेटा, इनके जो बेसिस होते हैं वो वाइडर बेसिस बनाए जाते हैं, है ना। तो वाइडर बेसिस क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनकी जो वॉल्स का जो वेट है, ये जो भी वाइडर बेस है ना, उसके ऊपर वो फोर्स एक्सर्ट होगा। वॉल्स का जो वेट है उसके ऊपर जो है, बेस के ऊपर जो है वो फोर्स एक्सर्ट होगा। अब क्योंकि उसका सरफेस एरिया, बेस का सरफेस एरिया ज्यादा है, जिससे कि जो ग्राउंड है उस पे प्रेशर कम अप्लाई होगा, है ना, और बिल्डिंग कोलैप्स नहीं होगी। तो वॉल्स का जो प्रेशर है, ये जो वाइड बेस है, इसके ऊपर ये जो प्रेशर, ये जो वॉल्स का जो वेट है, ये वॉल्स का वेट इस वाइड सरफेस एरिया के ऊपर जब एक्ट करेगा,
तो इससे प्रेशर जो है, जो सरफेस होगा, जो जमीन होगी उस पे प्रेशर जो है वो कम एक्सर्ट होगा इस बिल्डिंग का, जिससे कि बिल्डिंग जो है वो गिरेगी नहीं, कोलैप्स नहीं होगी। ऑल राइट, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिंपल से एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके बैक की स्ट्रैप का देख लेते हैं, है ना। बैक की जो स्ट्रैप्स होती हैं वो वाइडर, वो चौड़ी चौड़ी स्ट्रैप्स होती है। चौड़ी, जैसे सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो उससे क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। अगर मान लो ये जो बैक की स्ट्रैप्स जो है ये पतली हुई है ना, किसी रस्सी की हुई, तो उससे क्या होगा, अगर पतली स्ट्रैप है तो आप देखोगे भाई कंधों में लगेगा, है ना, चुभेगा, कहीं ना कहीं हर्ट भी होगी, इंजर्ड भी होगी आप लोग, कि आप पूरा बैग स्कूल का टाइम टेबल लेके गए और उस बैग की जो स्ट्रैप्स थी वो पतली पतली थी, तो पूरे कंधे जो है वो कट जाएंगे उससे। तो क्या होगा भाई, किस लिए कटे, क्योंकि प्रेशर ज्यादा अप्लाई हुआ, सरफेस एरिया कम हुआ तो प्रेशर ज्यादा अप्लाई हुआ, प्रेशर ज्यादा अप्लाई होने से आप इंजर्ड हो गए। तो इसीलिए जो बैग की स्ट्रैप्स होती है ना बेटा, वो वाइडर बनाई जाती है, चौड़ी बनाई जाती है, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और प्रेशर जो है वो कम एक्सर्ट हो। ठीक है। जो ब्लेड होता है, जो नाइफ के जो ब्लेड्स होते हैं वो शार्पन होते हैं ना, वो हम धारदार लेते हैं ना, काफी वो शार्प होते हैं। ठीक, तो अगर नाइफ के ब्लेड शार्प हैं तो उससे क्या होगा, अब देखो ब्लेड शार्प हैं तो उससे क्या होगा भाई, सरफेस एरिया कम हो गया, है ना। ब्लेड शार्प हैं तो उससे उसका सरफेस एरिया कम हो गया। अब सरफेस एरिया कम होगा तो क्या होगा, हम जैसे ही उस नाइफ के ऊपर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे हम उस नाइफ के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो नाइफ जो है वो ज्यादा प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेगा, जिससे कि हम आसानी से सब्जियों को, फ्रूट्स को कट कर सकते हैं, चॉप कर सकते हैं। ठीक है। अगर मान लो वो जो नाइफ का ब्लेड है वो ब्लंट है ना, अगर वो ब्लंट है, उसकी एजेस जो है वो ब्लंट है, ठीक है, यानी कि धारदार नहीं है, तो सरफेस एरिया उसका, नाइफ के ब्लेड का जो सरफेस एरिया वो बढ़ गया। अब हम उस पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो वहां पर जो नाइफ है उसका ब्लेड वो कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। सरफेस एरिया बढ़ा तो उसने प्रेशर कम एक्सर्ट किया, जिससे कि सब्जियां जो है वो इजीली कट नहीं कर पाएंगे हम लोग, हमें प्रॉब्लम आएगी काफी। ठीक है। तो हमने यहाँ पर भी देखा कि भाई सरफेस एरिया बढ़ा तो प्रेशर जो है वो एक्सर्ट कम हुआ, और सरफेस एरिया कम हुआ तो प्रेशर जो है वो ज्यादा बढ़ गया। ठीक है। अब जितने भी लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड हो गए, गैसेस हो गए, ये फ्लूइड्स हैं, है ना। और जो फ्लूइड्स होते हैं बेटा, ये याद रखना कि वो ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक, ऑल राइट। तो जैसे एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं कि मान लो एक 5 किलो की बोरी, हमने एक 5 किलो की बोरी किसके लिए, हमने एक 5 किलो की बोरी, मान लो एक हमने उसकी बोरी ले लिया, ये चावल की या राइस की, ठीक है, और एक हमने कंटेनर ले लिया 5 लीटर का, और इसमें वाटर है, पूरा पानी से भरा हुआ है, और हमने इनमें चारों तरफ होल्स कर दिए, और इसमें भी चारों तरफ होल्स कर दिए। ठीक है। अब ये बताओ खाली जल्दी कौन होगा, ये 5 किलो की बोरी में से चावल या आटा निकलेगा, या फिर जिसमें पानी भरा हुआ वो जल्दी खाली होगा? ऑब्वियसली जिसमें पानी भरा हुआ है वो जल्दी खाली होगा, कंटेनर खाली होगा जल्दी, है ना। तो इससे हमने प्रूव किया कि भाई जो लिक्विड, जो फ्लूइड्स होते हैं ना, नॉट ओनली लिक्विड, जो फ्लूइड्स होते हैं ना, वो ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। हाँ, इसमें अगर होल्स भी हैं और बोरी ऐसी कैसी रखी, थोड़ा बहुत आटा या चावल इसमें से गिर जाएगा, बट खाली नहीं होगा ये। ठीक, थोड़ा बहुत ही गिरेगा, ज्यादा कुछ नहीं गिरेगा। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि भाई जो लिक्विड और गैसेस होते हैं ये फ्लूइड्स हैं, और ये ऑल डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, हमने एग्जांपल्स देख लिए, हमने समझ लिया, प्रेशर, थ्रस्ट हमने समझा, है ना। अब हम बात करेंगे बॉयंसी की। तो बेटा बॉयंसी क्या होता है, जैसे बच्चे देखो सब आप लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स अपनी डेली लाइफ में परफॉर्म करते रहते हो बचपन में, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आप लोग आगे चल के ये सब पढ़ोगे। जैसे कि ये सब बच्चे जो हैं, जब आप छोटे थे, है ना, छोटे छोटे बच्चों को नहलाओ, या कभी खेलते खेलते आप लोगों ने किया होगा कि एक पानी की बकेट में जो मग होता है उसको जरूर आपने इंसर्ट करने की कोशिश की होगी अंदर, और वो तेजी से बाहर आया होगा, है ना, उसने अपवर्ड फोर्स जो है एक्सर्ट किया होगा अपनी तरफ से। तो इसको आपने कभी सोचा था कि इसको आगे चल के पढ़ोगे कि ये फोर्स ऑफ बॉयंसी है? ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ बॉयंसी, यानी कि एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसको किसी भी फ्लूइड में इमर्स किया जाता है, डाला जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ बॉयंसी। ठीक है। अब ये जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है बेटा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। कहाँ एक्ट करता है? अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है? फ्लूइड की डेंसिटी पे, फ्लूइड की डेंसिटी पे ये डिपेंड करता है। यानी कि
यानी कि अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की ज्यादा है, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है और फ्लूइड की डेंसिटी कम है, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है और फ्लूइड की डेंसिटी कम है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक हो जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है और फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा। कैसे? अगर आप देखोगे शॉर्ट्स में जाकर, अगर आप देखोगे ना बेटा, तो एक हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें हमने बताया था कि भाई एक बीकर लिया था, उस बीकर में हमने पानी लिया था और उसमें हमने नींबू को डाला था। तो नींबू जो है वो सिंक डाउन हो गया, डूब गया, ठीक है। फिर हमने उस बीकर में से नींबू को निकाला और उसमें सॉल्ट यानी कि खाने का जो नमक होता है NaCl, ठीक है, उसको ऐड किया उस पानी के अंदर। अब जब हमने उस सॉल्ट को ऐड किया और फिर उसके बाद उसी नींबू को हमने उस पानी में डाला, तो वो तैरने लगा। रीजन क्या था? पहले वाटर की डेंसिटी जो है वो कम थी और नींबू की डेंसिटी ज्यादा थी। अब नींबू की डेंसिटी ज्यादा थी तो वो क्या हुआ, वो नीचे नीचे सिंक डाउन हो गया। फिर जब हमने पानी की डेंसिटी बढ़ा दी और नींबू की डेंसिटी कम हो गई, तो नींबू जो है वो फ्लोट करने लगा। तो यहां पर जो लिक्विड की डेंसिटी है वो मैटर करती है, ठीक है। अगर लिक्विड की डेंसिटी, अगर मान लो फ्लूइड की डेंसिटी, नॉट ओनली लिक्विड, अगर फ्लूइड की डेंसिटी कम होगी तो ऑब्जेक्ट जो वो सिंक डाउन हो जाएगा और अगर फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो ये रीजन होता है कि भाई जो ऑल पेन्स वगैरह होते हैं, है ना, ये तो सिंक कर जाते हैं। और अभी हम पढ़ेंगे कि भाई बड़े बड़े शिप कैसे फ्लोट करते हैं पानी में। ऑलराइट, आगे देख लेते हैं। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की सिंकिंग और फ्लोटिंग कैपेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? जस्ट अभी हमने पढ़ा था तो आपको समझ तो आ ही गया होगा, है ना बेटा। हमने किसकी बात की थी? हमने यहां पर बात की थी कि भाई ऑब्जेक्ट की डेंसिटी की और फ्लूइड की डेंसिटी की, है ना। हमने जब बोला था, हमने बोला था कि भाई ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर ज्यादा है और फ्लूइड की डेंसिटी कम है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक हो जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है और फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा, तैरेगा। ऑब्वियसली भाई ऑब्जेक्ट हल्का है, डेंसिटी कम है तो ऑब्जेक्ट हल्का है तो वो तो तैरेगा ही ना। और अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट भारी है तो वो तो डूबेगा, सिंपल सी बात। पानी से ज्यादा भारी है तो वो डूब जाएगा, पानी से हल्का है तो वो तैरेगा, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे तो, ठीक है। तो यही हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। जैसे एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर क्या बोला गया है, ये चीजें बोली गई है कि अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है तो वाटर पे वो फ्लोट करेगा, ठीक है। जैसे कॉर्क, है ना, पेड़ की जो छाल होती है ना, जो ट्रंक होता है उस पे कॉर्क होता है। अब वो जो कॉर्क है उसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी पानी से तो वो क्या करेगा, वो सिंक डाउन हो जाएगा, नीचे डूब जाएगा। जैसे आयरन नेल ले लिया हमने, ठीक है, वो पानी के अंदर सिंक हो जाती है। तो यहाँ पर जो आयरन नेल है उसकी डेंसिटी ज्यादा है और वाटर की डेंसिटी कम है, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है बेटा? अगर हम डेंसिटी की बात करें ना तो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि हम ये बोलेंगे कि भाई डेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के, डेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। यानी कि वॉल्यूम बढ़ाया तो डेंसिटी कम हो जाएगी और अगर वॉल्यूम कम किया तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, मास कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगी, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो मास की और डेंसिटी की डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है और वॉल्यूम की और डेंसिटी की इनवर्स रिलेशनशिप होती है, ये आपको याद रखना है। आया समझ? अभी हम जब फॉर्म आगे पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आएगा। डेंसिटी का टॉपिक अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा डेंसिटी होता क्या, आप ये देख लो। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वो उसकी डेंसिटी होगी, है ना। तो डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। जस्ट अभी आपको क्या बताया था बेटा कि भाई डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम बढ़ा दिया तो डेंसिटी कम हो जाएगी और वॉल्यूम कम कर दिया तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। मास बढ़ा है तो डेंसिटी भी बढ़ी, मास कम किया तो डेंसिटी भी कम हुई। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हो रही है। अगर आप देख सकते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो मास ऊपर है वॉल्यूम नीचे है, तो इसको
इसको मास इंटू 1/v भी तो लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट इसी तरह से लिख देना कि इसके साथ तो डायरेक्ट है और इसके साथ इनवर्स है, 1/v है तो इनवर्स है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? जब भी किसी भी डेंसिटी को हम वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर कर देते हैं तो वो रिलेटिव डेंसिटी हो जाती है, यानी कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, लेकिन देखो इस डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा? इस डेंसिटी की ऐसा यूनिट होती है, क्योंकि देखो मास है और वॉल्यूम है, मास की यूनिट क्या हुई? किलोग्राम, और वॉल्यूम की मीटर क्यूब, है ना। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हुई? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर रेज़ टू द पावर -3, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी कट जाती है, सेम ही तो डेंसिटी है ना। ठीक है, इसकी डेंसिटी भी कट जाएगी, इसकी भी कट जाएगी आपस में, तो हमारे पास सब्सटेंस और वाटर रहेगा। तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती। ऑल राइट, आर्किमिड प्रिंसिपल की अब हम लोग बात कर लेते हैं। बेटा देखो, आर्किमिड प्रिंसिपल जो है एक इटालियन मैथमेटिशियन और ये कह सकते हो आप थ्योरिकल फिजिक्स के बहुत बड़े ज्ञानी थे। ठीक है, उन्होंने दिया था। हुआ क्या था एक्चुअली, एक इसके पीछे एक स्टोरी है। आर्किमिड थे कौन, ये अभी हम आपको बताएंगे कि भाई इटली के एक छोटी सी सिटी में एक राजा थे, हीरोइन 2। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्राउन बनवाया। जब उन्होंने क्राउन बनवाया तो जब क्राउन उनके पास आया तो उनको डाउट हुआ, उनको ये डाउट हुआ कि भाई ये जो क्राउन है ये प्योर गोल्ड का है भी या नहीं। वो चेक करना चाहते थे उस क्राउन को कि भाई ये प्योर गोल्ड है या नहीं है। तो उन्होंने आर्किमिड को बुलाया। अब आर्किमिड कौन थे? आर्किमिड एक मैथमेटिशियन थे और थ्योरिकल फिजिक्स के बहुत बड़े ज्ञानी थे। ठीक है, उनको हाइड्रोस्टैटिक्स मैकेनिक्स की बहुत खतरनाक वाली नॉलेज थी उस टाइम पे। तो अपने कारनामों के लिए भी आर्किमिड जो है वो काफी फेमस थे। जैसे कि उन्होंने एक बार क्या हुआ, एक शिप में पानी भर गया तो आर्किमिड को बुलाया गया, तो उन्होंने एक मशीन बनाई जिससे कि शिप से पानी बाहर निकाला गया। उस मशीन को आज की डेट में भी यूज किया जाता है, जिसको आर्किमिड स्क्रू के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आर्किमिड को बुलाया और बोला कि भाई तुम पता लगाओ, क्योंकि मैं इस क्राउन को तोड़ना भी नहीं चाहता। अगर उसको तोड़ते तो पता चल ही जाता प्योर गोल्ड है या नहीं है, लेकिन वो तोड़ना नहीं चाहते थे। तो आर्किमिड बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको अपने साथ लेके जाता हूँ और कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आर्किमिड उस क्राउन को लेके अपने घर आ गए। अब इसी सोच में वो नहाने के लिए बाथरूम में गए, और जैसे वो बाथटब में लेटे तो उन्होंने एक चीज नोटिस की कि जैसे बाथटब में लेटे तो उनका जो वेट है वो कम हो गया और काफी सारा अमाउंट में वो जो वाटर है वो बाहर की तरफ गिरा, है ना, उस बाथटब से बाहर गिरा। तो एकदम से वो यूरेका यूरेका करते हुए चिल्लाते हुए भागे। यूरेका यूरेका मतलब मिल गया। ठीक है, तो जिस पोजीशन में थे वो जैसे नहा रहे थे वो वैसे ही भागते हुए राजा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने बोला कि हाँ मैं पता लगा सकता हूँ कि ये प्योर गोल्ड का है या नहीं है, लेकिन मुझे इसके लिए 2 कंटेनर चाहिए पानी से भरे हुए और एक तराजू चाहिए, और जितना वेट इस क्राउन का है उतना ही वेट का प्योर गोल्ड का कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। तो राजा ने बोला ठीक है, राजा ने दे दिया उनको। तो जो आर्किमिड थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने तराजू के एक पलड़े पर तो क्राउन को रख दिया और दूसरे पलड़े पर उन्होंने वो जो ऑब्जेक्ट था प्योर गोल्ड का उस ऑब्जेक्ट को वहां पर प्लेस कर दिया, और फिर उसको जो कंटेनर्स थे पानी के उसमें उनको दोनों पलड़ों को डाला। ठीक है, तो जैसे इन दोनों पलड़ों को डाला तो वो जो बेटा प्योर गोल्ड का जो ऑब्जेक्ट था ना वो तो सिंक डाउन हो गया, यानी कि वो तो डूब गया, लेकिन क्राउन जो है वो पानी के ऊपर आ गया और फ्लोट करने लग गया। तो इससे पता चल गया कि जो क्राउन था वो प्योर गोल्ड का नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर आर्किमिड ने एक बहुत बड़ी खोज कर डाली, आर्किमिड प्रिंसिपल के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पर आर्किमिड ने एक बात बोली सिंपल सी, उन्होंने ये बात बोली कि जितने अमाउंट में वाटर जो है वो डिस्प्लेस हुआ है, जितने भी अमाउंट में वाटर डिस्प्लेस हुआ है, अगर उसका वेट जो पानी बाहर आया है अगर उसका वेट ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा है बेटा तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, लेकिन अगर जितने अमाउंट में पानी बाहर आया उसका वेट ऑब्जेक्ट के वेट से कम है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज जो है आर्किमिड ने बोली थी। तो हम क्या बोलेंगे कि उस पत्थर को उसकी डेंसिटी ने डुबोया, पानी में कहाँ दम था। वाह 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 उस पत्थर को उसकी डेंसिटी ने डुबोया, पानी में कहाँ दम था। वो बदनसीब डूबा क्योंकि वाटर डिस्प्लेस्ड बाय स्टोन का वजन खुद पत्थर के वजन से कम था
तो आई होप आपको समझ आया होगा, है ना, कि भाई जो भी वाटर डिस्प्लेस हो रहा है उसका जो वेट है वो ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा होगा, तभी ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट फ्लोट नहीं करेगा, वो सिंक डाउन हो जाएगा, वो डूब जाएगा। ठीक है, तो आर्किमिड का जो प्रिंसिपल है ये भाई बहुत काम की चीज थी। ये खोज इतनी बढ़िया खोज थी, इतनी बड़ी खोज थी कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। किस तरह से कि आर्किमिड प्रिंसिपल के बेसिस पे ही जो शिप के डिजाइन हैं वो बने, सबमरीन्स बनी, है ना, और पूरी कनेक्टिविटी ऑल ओवर वर्ल्ड की बन गई सब, क्योंकि उस टाइम एरोप्लेन तो भाई इन्वेंट नहीं हुए थे, वो तो बहुत आगे जाके हवाई जहाज की डिस्कवरी हुई थी, तो तब सब लोग शिप्स और बोट से कनेक्ट हो पाते थे। ठीक है, और रिलेटिव डेंसिटी, किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी को जानने के लिए आर्किमिड प्रिंसिपल को यूज किया जाता है ना। रिलेटिव डेंसिटी मतलब वाटर के साथ कंपेयर कर देते हैं उसको, तो हमें डेंसिटी पता चल जाती है। ठीक है, हाइड्रोमीटर्स हो गए, इलेक्ट्रोमीटर्स हो गए, इनको इस प्रिंसिपल के बेसिस पे बनाया गया है। ठीक है, अब देखो, जैसे एक छोटा सा हम आयरन पीस, एक नेल हम पानी के अंदर डालेंगे तो वो डूब जाएगी, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी शिप्स बन रही हैं स्टील की, आयरन की, वो नहीं डूब रही हैं। रीजन क्या है उसका? आर्किमिड प्रिंसिपल। देखो कितनी इंपॉर्टेंट खोज की उन्होंने, है ना। तो देख लेते हैं अब हम लोग जरा कि भाई किस तरह से हमारे लिए यूजफुल रहे हैं ये। ठीक है, तो हमने यहां पर इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू आर्किमिड प्रिंसिपल whenever an object is immersed in a liquid fully और partially, चाहे पूरी तरह से इमर्स कर दो चाहे पार्शियली या थोड़ा इमर्स करो, तो जो लिक्विड है वो अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, है ना। तो यहां पर जो भी अमाउंट ऑफ फोर्स है वो किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए है? वेट ऑफ लिक्विड के बराबर होना चाहिए, कि कितना लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस हुआ है। सिंपल सी बात, यानी कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ लिक्विड, ठीक है, इट डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट विल सिंक। अभी बताया है ना, क्या बताया था कि भाई वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है अगर वो ज्यादा है वेट ऑफ वाटर से जो डिस्प्लेस हुआ है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक हो जाएगा, वो डूब जाएगा। और अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कम है, कि जितने अमाउंट में वाटर जो है वो डिस्प्लेस हुआ है उससे जो भी वेट, जो भी पानी बाहर आया, अगर उसका वजन ऑब्जेक्ट के वजन से ज्यादा है तो ये फ्लोट करेगा। ये याद रखना बेटा, बस सिंपल सा आर्किमिड प्रिंसिपल और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जैसे सबमरीन्स हैं हमारी, है ना, सबमरीन्स जो हैं उनके अंदर टैंक होता है, सबमरीन के अंदर टैंक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बॉयंसी टैंक। सबमरीन के अंदर एक टैंक होता है जिसको हम बॉयंसी टैंक बोलते हैं। अब जब भी सबमरीन को पानी के अंदर जाना होता है ना बेटा, तो पानी के अंदर जाने के लिए क्या होता है, उस टैंक के अंदर पूरा पानी भर देते हैं, जिससे उस टैंक की डेंसिटी बढ़ जाती है और वो जो है वो पानी के अंदर चला जाता है। और जब पानी के ऊपर आना होता है तो उस टैंक में से पानी को खाली कर देते हैं, हटा देते हैं, जिससे कि उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है और वो लाइटर हो जाता है और वो ऊपर की तरफ आ जाता है। अब जो शिप्स हैं, शिप्स भी हैवियर होती हैं वाटर से, लेकिन उनकी शेप जो होती है यूनिक होती है। कभी भी देखो आप टाइटैनिक वगैरह मूवी देखी होगी कि शिप जैसे ही पानी के अंदर जाता है, शिप जैसे ही पानी के अंदर जाता है तो काफी सारा अमाउंट में वाटर को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, तो अपने वेट से ज्यादा अमाउंट में वाटर को वो डिस्प्लेस करता है और फिर वो लगातार मोशन में रहता है, जिससे कि वो फ्लोट करता है पानी के अंदर। अब अगर हम अपनी बात करें कि भाई कोई स्विमिंग करता है ना, तैरने की कोशिश करता है, तो क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, है ना, बॉडी का सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होगा, जैसे शिप है, शिप का सरफेस एरिया बढ़ा दिया और उससे क्या होगा, वो मोशन में रहेगा तो वो पानी को डिस्प्लेस करता हुआ जाएगा। ठीक है, अपने वेट से ज्यादा अमाउंट में जो है वाटर को डिस्प्लेस करता हुआ जाएगा, जिससे कि वो ऊपर तैरता हुआ चला जाएगा। उसी तरह से हम लोग, जैसे आप तैरने की कोशिश कर रहे हो, पानी में आप गए, पूल में आपने छलांग लगाई, तो क्या करोगे, आप हाथ पैर चलाओगे तो वाटर को डिस्प्लेस करोगे ना आप, है ना। तो लार्ज अमाउंट में वाटर जब डिस्प्लेस होगा बेटा, तो आप ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, आप तैरना स्टार्ट कर दोगे। तो यही पूरा का पूरा प्रिंसिपल जो है आर्किमिड प्रिंसिपल, इसी पर बेस्ड है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, हमने आर्किमिड प्रिंसिपल समझ लिया। अब रिलेटिव डेंसिटी को एक बार हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा, द रेशियो ऑफ डेंसिटी, देखो जब भी, अभी हमने बात की रिलेटिव डेंसिटी की, भाई जब भी हम किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर करते हैं तो वो रिलेटिव डेंसिटी होती है। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक,
और इसकी कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती है। तो रिलेटिव डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेटर देन अगर 1 होगी, अगर रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 होगी, ये समझ लेना, तो वो वाटर में सिंक करेगा यानी कि डूब जाएगा। और अगर लेस देन 1 होगी रिलेटिव डेंसिटी, अगर रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो वो क्या करेगा बेटा, वो सिंक करेगा, ठीक है। और अगर रिलेटिव डेंसिटी स्मॉलर देन 1 है तो वो फ्लोट करेगा, ये याद रखना बस आप लोग, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई वाटर के साथ ही क्यों कंपेयर किया जाता है, वाटर का रेफरेंस ही क्यों लिया जाता है, क्योंकि बेटा वाटर जो है वो अर्थ पे हर एक जगह प्रेजेंट है, इसीलिए इजीली बहुत आसानी हो जाती है कि भाई किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को इवेल्युएट करना हमारे लिए सिंपल हो जाता है जब हम उसको वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि वाटर की डेंसिटी तो ऑलमोस्ट सेम ही होगी सब जगह, है ना। तो how relative density can be used as measure to determine if an object will sink or float in water। तो किस तरह से हम relative density को यूज करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। तो किस तरह से, अगर ये आपका क्वेश्चन आता है तो किस तरह से आप इसका आंसर दोगे कि अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक हो जाएगा, और अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम है तो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स को ये जो चैनल है वो शेयर कर देना बेटा, ठीक। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोस देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन बाय।